एक गांव में रतन और बिरजू नाम के धनी दो पड़ोसी रहा करते थे। एक दिन की बात है, रतन किसी काम से बाजार जा रहा था कि तभी रास्ते में मुखिया रतन को रोक कर बोला, क्या हाल चाल है रतन? आजकल बाजार में बहुत कम दिखाई देते हो। रतन बोला, ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए बाजार आने का समय बहुत कम मिलता है। मुखिया बोला, दरअसल मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे बाजार में ही मिल गए। रतन बोला, अब तो आपको मेरे घर पर आना ही पड़ेगा मुखिया जी, काफी दिन हो गए आपको मेरी पत्नी की हाथ का चाय पिए हुए। किसी दिन जरूर आऊंगा, अभी मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। रतन बोला, हाँ हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या काम है? मुखिया बोला, रतन, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है और इसलिए हम सब गांव वाले आपस में मिलके एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। रतन बोला, यह तो बहुत शुभ काम है मुखिया जी, बताइए मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मुखिया बोला, अपनी मर्जी से जितनी तुम्हारी हैसियत हो उतना दान तुम दे दो। मुखिया की बात सुनकर रतन ने अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर मुखिया को पकड़ा दिया। मुखिया बोला, रतन, सिर्फ 100 रुपया? रतन बोला, मेरी बस इतनी ही हैसियत है मुखिया जी। इतना कहकर रतन वहां से चला गया। मुखिया खराब मूड लेकर सीधे बिरजू के घर चला गया। बिरजू बोला, अरे आइए मुखिया जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आपको ही याद कर रहा था। मुखिया बोला, कैसे हो बिरजू? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? बिरजू बोला, ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, सब कुछ सही है। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? मुखिया बोला, अरे तुमने तो सुना ही होगा, अपने गांव में एक अस्पताल बन रहा है। बिरजू बोला, हाँ मैंने सुना है और मुझे यह भी पता है कि सभी गांव वाले आपस में मिलकर चंदा दे रहे हैं, इसलिए आपके आने से पहले ही मैंने 10 लाख का चेक आपके नाम का काट रखा है। मुखिया बोला, क्या बात है बिरजू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुमने चेक मेरे नाम क्यों काटा? हॉस्पिटल के नाम से ही चेक काट देते। बिरजू बोला, आप हमारे गांव के मुखिया हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुखिया बोला, एक तुम हो और एक वो तुम्हारा पड़ोसी रत्न है, जानते हो उसने अस्पताल को कितना दान दिया है? सिर्फ 100 रुपए। मेरे समझ में नहीं आता कि इतना धन का करेगा क्या, उसने तो कंजूसी की हद कर दी। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। कुछ देर बाद बिरजू संपत के साथ अपने खेत में चला गया। संपत बिरजू से बोला, इस गांव में सबसे ज्यादा दान हॉस्पिटल को आपने दिया है, अब तो हॉस्पिटल का उद्घाटन आप ही अपने हाथों से करोगे। बिरजू बोला, जब सबसे अधिक दान मैंने दिया है तो फिर उद्घाटन भी मेरे हाथ होगा। संपत बोला, वैसे मुझे रतन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, भाई इतना कंजूस निकलेगा यह कभी नहीं सोचा था। संपत की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा कर रह गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन की बात है, रतन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ गया। रतन बोला, क्या हुआ श्यामलाल चाचा, आप इतने घबराए से क्यों हैं? श्यामलाल बोला, रतन, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है और तुम तो मेरी हालत जानते हो, मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ। रतन बोला, चिंता मत करो श्यामलाल चाचा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। श्यामलाल बोला, मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है रतन, और इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं पैसे उधार मांग सकता हूं। मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। रतन बोला, मुझे माफ कर दो श्यामलाल चाचा, मेरे पास 10,000 अभी इस समय नहीं है, इस समय मैं तुम्हारी 2,000 की मदद कर सकता हूं। इतना कहकर रतन ने श्यामलाल को 2,000 रुपए पकड़ा दिए। श्यामलाल बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रतन, क्या तुम्हें
मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। रतन बोला, ऐसे बात नहीं है श्यामलाल चाचा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2,000 रुपये ही पड़े हैं, जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। श्यामलाल बोला, ये 2,000 भी अपने पास रख लो, जहाँ से मैं बाकी रुपए का इंतजाम करूँगा वहाँ से मैं 2,000 का और भी इंतजाम कर लूँगा। अरे लानत है तुम पर रतन, इतनी धन दौलत होने के बाद भी किसी व्यक्ति की मदद तक नहीं कर सकते। श्यामलाल क्रोधित होता हुआ घर से बाहर निकला। रतन श्यामलाल को आवाज लगाता हुआ घर से बाहर आ गया, मगर श्यामलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रतन की पत्नी भी घर से बाहर निकलकर आ गई। पत्नी बोली, अजय लगता है श्यामलाल चाचा को पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी, मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। रतन बोला, क्या मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार किया था? मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे पड़े हुए हैं। पत्नी बोली, मेरे समझ में नहीं आता कि आपके पास अच्छी खासी खेती है, हर साल आपकी फसल गांव में सबसे अच्छे दामों में बिकती है, आपके पास इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? रतन बोला, भूलो मत कि हमारे बच्चे गांव से बाहर शहर में पढ़ते हैं, उनके स्कूल और मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है, और फिर हमारे घर के खर्चे भी कुछ कम नहीं हैं। इधर श्यामलाल आंखों में आंसू लिए हुए जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया बोला, अरे क्या बात है श्यामलाल, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? सब कुछ कुशल मंगल तो है? श्यामलाल बोला, अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। मुखिया बोला, हाँ इस बात को मैं जानता हूं, क्या हुआ बोलो। श्यामलाल ने कहा, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है मुखिया जी, मुझे इस वक्त 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, और आप तो मेरी हालत जानते हो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर रतन के पास 10,000 रुपये उधार मांगने गया था। मुखिया बोला, मगर उसने तुम्हें 10,000 रुपये नहीं दिए होंगे और यही कहा होगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। श्यामलाल बोला, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपको कैसे पता? मुखिया बोला, क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटल के दान में भी कंजूसी करता हो, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। अरे वह तो पुण्य का काम करने में भी घबराता है। श्यामलाल बोला, मुखिया जी आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। मुखिया बोला, इस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, वह है बिरजू। तुम्हें इसी वक्त बिरजू के पास जाना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर श्यामलाल दौड़ता हुआ बिरजू के घर चला गया और उसे अपनी सारी स्थिति बता दी। बिरजू बोला, अरे तो तुम्हें उस कंजूस रतन के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? श्यामलाल चाचा तुम सीधे मेरे पास आते। इतना कहकर बिरजू ने 20,000 रुपए की रकम श्यामलाल को पकड़ा दी। श्यामलाल बोला, लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 रुपए ही चाहिए थे। बिरजू बोला, श्यामलाल चाचा आप बहुत ही भोले हैं। अरे भाई, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ वगैरह में भी बहुत खर्चा आता है, उसका इंतजाम आप कहाँ से करेंगे? इसलिए यह 20,000 रुपये आप रख लीजिए। श्यामलाल बोला, मैं तुम्हें यह पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। बिरजू ने कहा, श्यामलाल चाचा इन पैसों को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं, यह पैसे मैंने तुम्हें अपना पिता समझकर दिया है, और एक बेटे को अपने पिता के ऊपर किया गया एहसान कोई एहसान नहीं होता बल्कि कर्तव्य होता है। श्यामलाल खुश होता हुआ वहां से चला गया। इतना बोल बाद वो अपने गोदाम में आ गया कि तभी वहां पर संपत दौड़ता हुआ आया। संपत बोला, ये क्या बिरजू भाई, मैंने सुना है कि आपने श्यामलाल को 20,000 रुपये दान में दिए, वो पूरे गांव में आपकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है। बिरजू बोला, अच्छा तो बात पूरे गांव में फैल गई। संपत बोला, आखिर उस भिखारी को 20,000 रुपये देने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे कब से 5,000 रुपये मांग रहा हूं, मुझे तो आपने नहीं दिए। बिरजू बोला, बकवास बंद करो संपत, तुम हर महीने अपनी तनख्वाह ले जाते हो, फिर भी अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मैंने क्या तुम्हें मना किया है क्या? कुछ दिनों बाद
गांव में अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मुखिया ने अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बिरजू को ही बुलवाया। सारे गांव वाले अस्पताल के सामने एकत्र थे। तभी बिरजू की नजर रतन पर पड़ी। बिरजू बोला, अरे रतन, तुम भी अस्पताल को देखने के लिए आए हो? यूं भीड़ में क्यों खड़े हो? रतन भीड़ से निकलकर बिरजू के सामने आकर खड़ा हो गया। मुखिया बोला, रतन, तुम यहाँ क्यों आ गए? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन तुम्हारे ही हाथों करवाने का इरादा है? रतन बोला, नहीं मुखिया जी, मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि गांव में अस्पताल जल्दी शुरू हो जाए ताकि गांव वालों को परेशानी ना हो। मुखिया बोला, हाँ हाँ पता है, इसलिए तुमने चंदे में केवल 100 रुपए दिए। बिरजू बोला, मुखिया जी, ये बताइए कि अब क्यों देर हो रही है? मुखिया बोला, अरे बस डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई। बिरजू अस्पताल का रिबन काटने ही वाला था, तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर गया। मुखिया बोला, अरे ये क्या हुआ? ये अचानक बेहोश कैसे हो गया? बिरजू को तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करने लगे। बिरजू को तुरंत उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करने लगे। एक डॉक्टर रूम से बाहर निकलकर मुखिया से बोला, इनके परिवार वाले कहाँ हैं? मुखिया बोला, बिरजू के परिवार वाले तो सब अमेरिका में रहते हैं डॉक्टर। बिरजू गांव में अपने साथी संपत के साथ रहता है। इसके परिवार वाले कभी कभी यहाँ आते हैं। डॉक्टर बोला, बात असल में यह है कि मुखिया जी की बिरजू की एक किडनी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। अगर अभी इसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है। मुखिया बोला, चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे गांव में बिरजू ने इतने लोगों की मदद की है, कोई ना कोई किडनी देने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया ने गांव के हर व्यक्ति से बिरजू के लिए किडनी मांगी, मगर सबने किडनी देने से इनकार कर दिया सिवाय एक के। कुछ दिनों बाद बिरजू स्वस्थ हो गया। मुखिया अस्पताल में बिरजू से मिलने के लिए आया। मुखिया बोला, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम स्वस्थ हो गए। बिरजू बोला, मुखिया जी, मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। गांव के ही किसी व्यक्ति ने मुझे अपनी एक किडनी दान दी है। मैं जानना चाहता हूं ये काम मेरे वफादार साथी संपत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुखिया बोला, नहीं बिरजू, तुम्हारा वफादार साथी तो संपत किडनी का नाम सुनते ही भाग गया। गांव के हर व्यक्ति ने तुम्हें किडनी देने से इनकार कर दिया। बिरजू बोला, तो फिर कौन है वो जिसने मुझे किडनी दी? मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हालांकि अगर मैं अपनी सारी दौलत भी उसके कदमों में लाकर रख दूं तो मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकता। मुखिया बोला, उसने मना किया है कि तुम्हें उसका नाम ना बताया जाए। अब तुम्हें घर चलना चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। बिरजू मुखिया के साथ अस्पताल के बाहर आया ही था कि तभी एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक वकील निकलकर मुखिया के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे माफ कीजिएगा मुखिया जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुखिया बोला, कोई बात नहीं वकील साहब, तो क्या उस महान व्यक्ति का नाम पता लगा? वकील बोला, इस फाइल में उस व्यक्ति का नाम और फोटो मौजूद है जिसने अस्पताल के लिए यह पूरी जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद कर दान दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया। मुखिया ने जैसे ही फाइल खोलकर देखा तो उसमें रतन की फोटो लगा हुआ था। बिरजू बोला, यह सब क्या हो रहा है मुखिया जी? मुखिया बोला, मैं काफी दिनों से पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि जिस जमीन पर अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, यह जमीन किसने खरीद कर दान में दी है। बिरजू, यह जमीन हमारे ही गांव के व्यक्ति रतन ने खरीद कर दान में दी है। बिरजू बिरजू बोला, जिसे सारा गांव कंजूस के नाम से बुलाता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं रतन की कोई चाल तो नहीं। मुखिया बोला, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें किडनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि रतन है।
मुखिया की बात सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। बिरजू बोला, मुझे रतन के पास ले चलिए मुखिया जी। मुखिया बिरजू को रतन के घर पर ले गया। बिरजू हाथ जोड़ता हुआ रतन से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने आखिर बताया क्यों नहीं? तुमने अस्पताल के लिए 2 करोड़ की जमीन खरीद कर दान दी है, और ये जानने के बावजूद मैं कितना गलत हूं, तुमने मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी। रतन बोला, सच्चा दान वह नहीं होता बिरजू जो बताकर या दिखाकर किया जाए। सच्चा दान वह होता है जो छुपा कर किया जाए। सच्चा दान वो होता है जिससे किसी का जीवन सफल हो सके। बिरजू बोला, मैं कितना गलत हूं मुखिया जी। मैं अब तक लोगों को धोखा देता आया हूं। मैंने अस्पताल में दान भी दिखावे के लिए किया। सच यह है कि मैं 2 नंबर का काम भी करता था। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। रतन बोला, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारा जेल जाना जरूरी नहीं। बिरजू, तुम अभी और इसी वक्त अपने सारे बुरे धंधे बंद कर दो और अपने बुरे धंधे से कमाई हुई सारी दौलत गरीबों को दान कर दो। फिर देखो तुम्हें तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है। रतन की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा दिया और बिरजू ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने बुरे कर्मों से कमाई गई सारी दौलत गरीबों में दान कर दी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।